हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से हम 12th का केमिस्ट्री फर्स्ट का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम जो है कुछ सरफेस फेनामेना जो स्टडी करेंगे, कौन कौन से फेनामेना होने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फेनामेना दैट ऑकर्स एट द सरफेसेस और इंटरफेस। सरफेस और इंटरफेस ऐसे फेनामेना जो सरफेसेस पर या इंटरफेसेस पर होते हैं, उन फेनामेना की जो स्टडी होगी उस स्टडी को हम नाम दे रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो द इंटरफेस और सरफेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेजेस बाय अ हाइफन और अ स्लैश। तो आप या तो हाइफन या स्लैश से जो इसको इंडिकेट कर सकते हो लाइक दिस। तो इसमें जो है एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। द इंटरफेस बिटवीन अ सॉलिड एंड गैस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड गैस, या फिर आप उसको सॉलिड गैस इस तरह से जो आप इसको जो है इंडिकेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पर हाइफन या स्लैश लगाकर जो है इसको इंडिकेट कर सकते हो। तो ये इंटरफेस या सरफेस का जो है आपस का एक दूसरे का जो है कांटेक्ट यहाँ पर जो है समझ में आता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देयर इज़ नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस। तो गैसेस के अंदर जो है अगर आप गैस का जो है इस तरह का कोई इंटरफेस या सरफेस आप जो है शो नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट जो है मिसिबिलिटी होती है। तो आप या तो सॉलिड गैस या फिर लिक्विड गैस या सॉलिड लिक्विड इस तरह से, या गैस लिक्विड इस तरह का जो है आप सरफेस या इंटरफेस शो कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, द बल्क फेजेस दैट वी कम अक्रॉस इन सरफेस केमिस्ट्री में बी प्योर कंपाउंड्स और द सॉल्यूशंस। तो ये बात जो है समझ में आनी चाहिए कि ये जो है प्योर कंपाउंड्स या जो है सॉल्यूशंस जो है हो सकते हैं। लेकिन गैसेस को जो है आप जो है कंसिडर नहीं करोगे कि जिसके अंदर आप जो है कोई सरफेस फेनामेना जो है शो कर सकोगे। तो गैसेस जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है कंप्लीट मिसिबल होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है कंप्लीट मिक्स हो जाती है। इसलिए वहाँ पर जो है कोई सरफेस या इंटरफेस जो है क्रिएट नहीं होती है। इसलिए गैस टाइप का कोई भी जो है फेनामेना हम इसके अंदर जो है स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो मेनी इंपॉर्टेंट फेनामेना नोटिसेबल amongst these are the corrosion, electrode processes, heterogeneous catalysis, dissolution and crystallization occur at the interfaces, and the subject of surface chemistry finds many applications in industry, analytical work and daily life situations। तो ये सारे जो है आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो है इंक्लूडेड होते हैं। तो टू अकम्प्लिश द सरफेस स्टडीज़ इट मस्ट हैव अ रियली क्लीन सरफेस। तो आपको यहाँ पर अगर सरफेस फेनामेना जो है कहीं स्टडी करना है तो उसके लिए आपको जो है बिल्कुल क्लीन सरफेस मिलनी चाहिए। और क्लीन सरफेस लेने के लिए आपको अंडर वेरी हाई वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ to 10⁻⁹ पास्कल्स, 10⁻⁸ to 10⁻⁹ पास्कल्स ये प्रेशर जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा वैक्यूम। तो वहाँ पर आपको जो है अंडर वेरी हाई वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ to 10⁻⁹ पास्कल्स इट इज़ नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस। तो यहाँ पर जो है आपको अल्ट्रा क्लीन सरफेस ऑफ द मेटल्स मिलेगी। सॉलिड मटेरियल्स with such clean surfaces need to be stored in vacuum, otherwise these will be covered by the molecules of the major components of air, namely oxygen and dinitrogen। तो आप जो है इन सरफेसेस को जो है तो वैक्यूम के अंदर जो है स्टोर कीजिए, या फिर आप इनकी सरफेस को जो है यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि आप इन मेटल्स की सरफेस को किसी मेजर कंपोनेंट के साथ में जो है आप इसको कवर कर दीजिए जो एयर के अंदर होते हैं, जैसे कि डाई ऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन होते हैं। तो इन दिस यूनिट we will study some important features of the surface chemistry such as adsorption, catalysis and colloids including emulsions and gels। तो यहाँ पर हम जो चीज़ें स्टडी करने वाले हैं वो क्या क्या है, देखिए। सबसे पहला जो टॉपिक हम इसमें स्टडी करेंगे वो होगा एडसॉर्प्शन। पहला जो है सरफेस फेनोमेना हम इसके अंदर जो स्टडी करने वाले दैट इज़ एडसॉर्प्शन। दूसरा जो होगा कैटालिसिस,
दूसरा फिनोमेना जो सरफेस फिनोमेना वो कैटालिसिस का है, और तीसरा फिनोमेना जो है वो होगा कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स के अंदर हम जो है इमल्शंस और जेल्स जो है स्टडी करेंगे, इमल्शंस एंड जेल्स। तो कौन कौन से टाइप के जो है सब्सटेंसेस इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इसको स्टडी करने वाले हैं। तो इस तरह से ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसके अंदर जो स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ एडसॉर्प्शन। तो देखते हैं कि एडसॉर्प्शन क्या होता है और हम इसको किस तरह से जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल एग्जाम्पल्स which reveal the surface of the solid has the tendency to attract and retain the molecules of the phase with which it comes into contact। तो कोई भी सरफेस जो है सॉलिड सरफेस किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और अपने साथ जो है कांटेक्ट में रखती है। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि दीज मॉलिक्यूल्स रिमेन ओनली एट द सरफेस एंड डू नॉट गो डीपर इनटू द बल्क। तो आप फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस समझ लीजिए, तो कोई सा भी मॉलिक्यूल जो है इस सरफेस के ऊपर जो है आकर जो है इसके साथ में कांटेक्ट होगा, अंदर जो है इसके डीप बल्क में जो है नहीं जाएगा, डीपर इनटू द बल्क ये नहीं जाएगा, सिर्फ ये सरफेस पर जो है ये मॉलिक्यूल आकर जो है सेट हो जाएंगे। तो इस फिनोमेना को हम जो जनरली जो है एडसॉर्प्शन कहते हैं। एंड दीज मॉलिक्यूल्स रिमेन at the surface and do not go deeper into the bulk, and the accumulation of the molecular species at the surface rather than in the bulk of the solid और लिक्विड इस टर्म एज एडसॉर्प्शन। तो ये फिनोमेना को हम जो है नाम देंगे एडसॉर्प्शन तक। कोई सा भी मॉलिक्यूल जो है सिर्फ सॉलिड के ऊपर आकर जो है ये क्या करेगा, अपने आप को जो है सेट करेगा, ये बल्क ऑफ द सॉलिड या लिक्विड के अंदर जो है इंटर नहीं होगा। तो ऐसे फिनोमेना को हम जो है नाम देते हैं एडसॉर्प्शन। तो द मॉलिकुलर स्पेसीज ऑफ द सब्सटेंसेज विच कॉन्सनट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म एट एडसॉर्बेट। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, तो जो इस सरफेस के ऊपर आकर एडसॉर्ब हो गए, तो हम इसको नाम देंगे एडसॉर्बेट। दिस इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेट। और दूसरी बात ये होगी कि जिस सरफेस के ऊपर ये एडसॉर्बेट आकर जो सेट हो रहा है, इसकी सरफेस पर आकर जो है जमा हो रहा है, आप उस सरफेस सब्सटेंस को नाम दीजिए एडसॉर्बेंट। तो दिस इज एडसॉर्बेंट। तो इस तरह से 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एडसॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर, एक होता है एडसॉर्बेट और दूसरा होता है एडसॉर्बेंट। ध्यान से सुनिए, वो पार्टिकल या वो सब्सटेंसेस जो किसी भी सरफेस के ऊपर जाकर जो सेट हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, एक जगह वहाँ पर जाके जो जमा हो जा रहे हैं उसकी सरफेस पर, उन सब्सटेंसेस को हम जो नाम देंगे एडसॉर्बेट। और जिस सरफेस के ऊपर ये एडसॉर्बेट जाकर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, उस सरफेस को हम नाम देंगे एडसॉर्बेंट। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट इसके जो है कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम एडसॉर्प्शन के कंपोनेंट्स कहेंगे, दैट इज़ एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि एडसॉर्प्शन इज़ essentially a surface phenomena and solids particularly in finely divided state have large surface area and therefore charcoal, silica gel, alumina gel, clay, colloids, metals in finely divided state etc. act as the good adsorbents। तो यहाँ पर जो है गुड एडसॉर्बेंट हम जो है जनरली फाइनली डिवाइडेड पाउडर सब्सटेंसेस को जो है कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसका जो है सरफेस एरिया जो है बहुत ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन होगा। तो अब यहाँ पर देखिए एडसॉर्प्शन जो है कहाँ कहाँ पर होता है, हम उसकी कुछ एग्जांपल्स जो है आपको बताते हैं। तो इफ़ अ गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड इज़ टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल। आप जो है किसी भी क्लोज्ड वेसल के अंदर इस तरह की कोई सी भी गैस लीजिए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन एट्सेट्रा, अमोनिया वगैरह, कोई सी भी गैस को जो है आप क्लोज्ड वेसल के अंदर जो रखिए कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल। तो यहाँ पर जो है पाउडर्ड चारकोल है और इसके अंदर जो है आप जो है गैस मॉलिक्यूल्स रखिए। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इन द इनक्लोज्ड
वेसल डिक्रीजेस। तो यहाँ पर जो गैस का जो प्रेशर है जो इस वेसल के अंदर आपने इनक्लोज किया है वो प्रेशर जो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? द गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेट at the surface of the charcoal, that is gases are adsorbed on the surface। अब जाहिर बात है कि जब ये गैस मॉलिक्यूल जो है चारकोल की सरफेस पर जाकर एडसॉर्ब होंगे तो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल यहाँ पर जो है धीरे धीरे इस स्पेस में जो है कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका जो है प्रेशर कम होगा, क्योंकि बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल जो होंगे वो चारकोल की सरफेस पर जाकर एडसॉर्ब हो जाएंगे और इस वजह से गैस का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एक जो है एग्जांपल यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आप जो है किसी भी गैस को किसी इनक्लोज्ड कंटेनर में रखिए जिसके अंदर पाउडर्ड चारकोल आपने रखा है, तो गैस का प्रेशर जो है डिक्रीज़ होगा। इसी तरह से सेकंड एक हम एग्जांपल लेते हैं कि इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, कोई सी भी कलर की जो है आप डाई लीजिए तो उसके अंदर क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू लीजिए। तो एक ऑर्गेनिक डाई आपके पास में है मिथाइलिन ब्लू, ये डाई है, इसका जो कलर होता है। तो इस मिथाइलिन ब्लू को क्या कीजिए, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड एंड द सॉल्यूशन इज़ वेल शेकन, आप जो है मिथाइलिन ब्लू के अंदर जो है एनिमल चारकोल मिलाकर उसको अच्छी तरह से जो है शेक कीजिए। तो आपको ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होगा वो कलरलेस होगा। वजह क्या होगा कि मिथाइलिन ब्लू का जो कलर है ये कलर क्या होगा, चारकोल के ऊपर जाकर जो है एडसॉर्ब हो जाएगा और नतीजतन क्या होगा कि वो सोल्यूशन जो है या वो मिक्सचर जो है आपको कलरलेस मिलेगा, वो फिल्ट्रेट जो है कलरलेस मिलेगा। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई दस एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल एंड इट गेट कलरलेस। तो यहाँ पर जो है आपको ये एक फिनोमेना मिलेगा जिसको हम एडसॉर्प्शन का फिनोमेना कहेंगे। इसी तरह से तीसरी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक्वियस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर का एक्वियस सोल्यूशन लीजिए और इसको क्या कीजिए, बेड ऑफ एनिमल चारकोल से जो है पास कीजिए। तो जब रॉ शुगर जो है उसके अंदर कुछ कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं, जब आप उसको बेड ऑफ एनिमल चारकोल से पास करोगे तो वहाँ से पास होने के बाद आगे का जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कलरलेस होगा। तो इसकी वजह क्या होगी, द कलरिंग सब्सटेंसेस आर एडसॉर्ब बाय द चारकोल। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि वो जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो कलरलेस हो जाएंगे और वजह क्या होगी कि जो उसके अंदर कलर्ड पार्टिकल्स थे वो बेड ऑफ एनिमल चारकोल के ऊपर क्या होगा, एडसॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि द एयर बिकम्स ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। आप देखिए कि सिलिका जेल जब लोगे आप तो एयर जो है इसकी वजह से क्या होती है, ड्राई होती है। वजह क्या होती है कि जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होती है, तो ध्यान रखिए कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गेट एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द जेल। तो जो एयर के अंदर मॉइस्चर होती है वो मॉइस्चर जो है इस सिलिका जेल की सरफेस पर क्या होगी, एडसॉर्ब हो जाएगी और इस तरह से एयर जो है ड्राई होगी। तो इस तरह से जो है ये एडसॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है और हमारी डेली लाइफ में हम इतनी सारी चीज़ों को जो ऑब्जर्व करते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स या फिनोमेना जिसको हम कहते हैं वो सरफेस फिनोमेना होगा जिसको हम एडसॉर्प्शन कहेंगे। अब एक डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स, यहाँ पर जो है बहुत सारी एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है, तो इस एग्जाम्पल से ये बात जो क्लियर होती है कि सॉलिड सरफेसेस कैन होल्ड द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय द वर्च्यू ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन की वजह से ये जो है सॉलिड मॉलिक्यूल जो है गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर क्या करते हैं, एडसॉर्ब करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड एडसॉर्ब सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सरफेस on which it is adsorbed is called as desorption। तो एडसॉर्प्शन का एक अपोजिट प्रोसेस है जिसको हम नाम देंगे डिसॉर्प्शन। तो सॉलिड सरफेस के ऊपर से किसी भी मॉलिक्यूल ऑफ गैस या लिक्विड को जो है हटा देना, उसको वहाँ से निकाल देना, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिसॉर्प्शन। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। अब एक बात जो है ध्यान रखिए कि हमारे पास जो है दो प्रोसेसेस हैं, एक है एडसॉर्प्शन और दूसरा है एब्सॉर्प्शन। तो इनके बीच का जो है एक्चुअल डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक प्रोसेस हुआ एडसॉर्प्शन और दूसरा प्रोसेस है एब्सॉर्प्शन। तो ये दोनों प्रोसेसेस के बीच का जो है मेन डिफरेंस जो है क्या है, तो इन एडसॉर्प्शन द सब्सटेंस is concentrated only at the surface and does not penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि आपके पास जो है एडसॉर्बेंट की सरफेस है, इसके ऊपर आपने जो है एडसॉर्बेट लिया
ये एडसॉर्बेट जो है एक्यूमुलेट होगा सिर्फ सरफेस के ऊपर, अंदर जो है इसके बल्क के अंदर जो है ये पेनिट्रेट नहीं होगा। तो ये प्रोसेस को हम नाम देंगे एडसॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन इन विच द एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स ओनली गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस एंड डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द बल्क ऑफ दैट सरफेस। तो सरफेस का जो बल्क है उसके अंदर जो है पेनिट्रेट नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि इसी बोर्ड के ऊपर आप देख लीजिए कि ये जो है चॉक स्टिक मैं चला रहा हूँ, तो इसके जो पार्टिकल्स इसके ऊपर जो है चल रहे हैं, ये बोर्ड के इंटीरियर में नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर मौजूद है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो इस सरफेस के ऊपर जो है सिर्फ चिपक रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द बोर्ड पर ये नहीं जा रहे हैं, इसके बल्क के अंदर जो है पेनिट्रेट नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ सरफेस पर है। मैं इसको यहाँ पर जो है इसको साफ़ कर देता हूँ, तो ये सारे पार्टिकल्स यहाँ से हट जाएंगे। इसको डिसॉर्प्शन आप जो है समझ सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं एडसॉर्प्शन। वाइल इन एब्सॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये सॉलिड सब्सटेंस है, इसका जो कुछ भी सपोज़ इतना बल्क आप जो है कंसिडर कर रहे हो, और जो भी सब्सटेंस आप इसके ऊपर डाल रहे हो तो उसके बल्क में जो है ये यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिर्फ सरफेस पर नहीं बस बल्कि इसके बल्क में, इसके इंटीरियर में भी जो ये क्या करेगा, पेनिट्रेट होगा और यूनिफॉर्मली जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस प्रोसेस को हम जो है नाम देते हैं एब्सॉर्प्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्पॉन्ज लीजिए, स्पॉन्ज के अंदर जो है आप वाटर ऐड कीजिए, वाटर उसके ऊपर डालिए, तो वाटर पूरा के पूरा उस स्पॉन्ज के अंदर थोड़ी देर में पूरा यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्सॉर्प्शन। किसी सरफेस पर जो है पानी रखा हुआ है, आप उसके अंदर जो है एक पेपर डाल दीजिए, तो पेपर के ऊपर जो है सारा पानी जो है उसके अंदर जो है पेनिट्रेट हो जाएगा, वो पेपर जो है पूरे पानी को जो है एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम जो है एब्सॉर्प्शन कहेंगे, जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है बल्क ऑफ द सरफेस के अंदर जो है यूनिफॉर्मली जो है ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ सरफेस पर नहीं रहेगा बल्कि पूरा जितना भी साइज़ आप जो है बल्क लेते हो उस पूरे बल्क में जो है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एब्सॉर्प्शन। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि When a chalk stick is dipped into ink, आप ये चॉक स्टिक लीजिए, इसको इंक के अंदर जो है डिप कीजिए, तो क्या होगा, द सरफेस रिटेन्स द कलर ऑफ द इंक ड्यू टू द एडसॉर्प्शन ऑफ कलर्ड मॉलिक्यूल वाइल द सॉल्वेंट ऑफ द इंक गोज डीपर इनटू द स्टिक ड्यू टू एब्सॉर्प्शन। मतलब ये चॉक स्टिक को मैं किसी भी कलर्ड इंक में अगर जो है डिप करता हूँ तो जो इंक के पार्टिकल है वो सरफेस पर आएंगे, ये सरफेस के ऊपर आकर जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इंक का जो सॉल्वेंट है वो इंटीरियर ऑफ द चॉक स्टिक के अंदर जाएगा। और जब आप इस चॉक स्टिक को ब्रेक करोगे तो आप देखोगे कि ऊपर से तो ये चॉक स्टिक जो है इंक का जो भी कलर, से फॉर एग्जांपल आपने जो है रेड कलर की इंक के अंदर जो है इस चॉक स्टिक को जो है डिप किया है, तो इस चॉक की सरफेस पर पूरा रेड कलर आ जाएगा। जब आप इस चॉक स्टिक को ब्रेक करोगे, इसको तोड़ोगे, तो अंदर जो है आपको वाइट नज़र आएगा। वजह क्या है कि चॉक स्टिक के ऊपर जो है रेड कलर जो है एक्यूमुलेट हुआ है, और रेड कलर का जो सॉल्वेंट है वो चॉक स्टिक के इंटीरियर में गया है, तो रेड कलर जो है सरफेस ऑफ द चॉक स्टिक पर जो है एक्यूमुलेट हुआ है। तो इस प्रोसेस को आप जो है एडसॉर्प्शन कहोगे, और इस इंक का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इंटीरियर ऑफ द चॉक के अंदर जो है चला गया है, तो आप इसको एब्सॉर्प्शन कहोगे। तो ये चीज़ जो है बहुत आसानी के साथ आप जो समझ सकते हो। तो इसके अंदर जो है एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों प्रोसेस जो है साइमल्टेनियस हुआ है। रेड कलर जो पार्टिकल्स हैं वो एडसॉर्ब हुए और इसका जो सॉल्वेंट है वो एब्सॉर्ब हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखोगे कि डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर लेकर जो है आप एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन की एग्जांपल्स को बहुत आसानी से जो है समझ सकते हो। तो ध्यान रखिए, वाटर वेपर्स आर एब्सॉर्ब बाय अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एडसॉर्ब बाय सिलिका जेल। तो आप यहाँ पर जो है एक एग्जांपल और लीजिए, वाटर वेपर्स। तो ये वाटर वेपर्स को जब आप जो है लोगे तो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पर जो है ये क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 अनहाइड्रस, तो इसके अंदर जो है ये वाटर वेपर एब्सॉर्ब होंगे।
जबकि सिलिका जेल अगर आप लेते हो तो ये वाटर वेपर इसके ऊपर क्या होंगे, एडसॉर्ब होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वाटर वेपर के दो प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली आप यहाँ समझ सकते हो कि कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस पर जो है वाटर वेपर क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा, मतलब इसके बल्क के अंदर जो है इंटर होगा, जबकि सिलिका जेल के सरफेस पर जो है ये वाटर वेपर जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन जो है साइमल्टेनियसली समझ सकते हो। इन अदर वर्ड्स, in adsorption the concentration of the adsorbate increases only at the surface of the adsorbent। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि concentration of the adsorbate ये जो है surface of the adsorbent पर जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए, ये एडसॉर्प्शन के अंदर हो रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर देखोगे इन एब्सॉर्प्शन द concentration of the substance is uniform throughout the bulk of the solid। तो ये यूनिफॉर्म होगा concentration throughout the bulk of the solid। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिस्टिंक्शन बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन जो है इन प्रोसेसेस के ज़रिए से बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। अब देखते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एडसॉर्प्शन जो है क्या होगा। तो बोथ एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल्सो। और यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि द टर्म सॉर्प्शन, एक टर्म है सॉर्प्शन, द टर्म सॉर्प्शन इज यूज टू डिस्क्राइब बोथ द प्रोसेसेस। तो यहाँ पर जो आप देखिए एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन, तो दोनों प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक टर्म जो है कॉमन यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सॉर्प्शन। तो मैकेनिज़्म ऑफ एडसॉर्प्शन जो है क्या होगा, वो आप इसको जो है अच्छी तरह से समझ लीजिए कि एडसॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि सरफेस पार्टिकल ऑफ द एडसॉर्बेंट, जिसके ऊपर जो है कोई सब्सटेंस आकर जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसके सरफेस पार्टिकल्स ये जो है इंटीरियर और बल्क ऑफ द पार्टिकल के जैसे नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखिए कि द पार्टिकल्स ऑफ द एडसॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम इन्वायरमेंट एज द पार्टिकल्स इन द बल्क। इनसाइड द एडसॉर्बेंट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, अंदर की तरफ किसी भी सरफेस के इंटीरियर में, बल्क में जो फोर्सेस होती है वो बैलेंस्ड होती है हर तरफ से, बट ऑन द सरफेस द पार्टिकल्स आर नॉट सराउंडेड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर काइंड ऑन ऑल साइड्स। तो सरफेस के ऊपर के जो इसके पार्टिकल्स हैं वो हर तरफ से जो है अपने ही जैसे पार्टिकल से सराउंडेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्सेस क्या होगी, ये अनबैलेंस होगी, एंड देयरफॉर दे पजेस द अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल एट्रैक्टिव फोर्सेस। तो यहाँ पर जो ये सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये अनबैलेंस्ड होते हैं, इसके पास में जो फोर्सेस होती है वह अनबैलेंस्ड होती है, जिसको हम नाम देंगे रेसिडुअल फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड एज रेसिडुअल फोर्सेस। ये फोर्सेस कहाँ होगी, सरफेस पार्टिकल के पास होगी। तो दीज फोर्सेस ऑफ द एडसॉर्बेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग द एडसॉर्बेट पार्टिकल्स ऑन इट्स सरफेस। तो ये क्या करेगा, एडसॉर्बेट पार्टिकल को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा ताकि फोर्सेस क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एडसॉर्बेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये फोर्सेस जो है क्या होगी, यहाँ पर जो ध्यान रखिए, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है ये क्या होगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया पर यूनिट मास जो है इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो है एडसॉर्प्शन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा। तो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फीचरिंग द एडसॉर्प्शन इज़ द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। पहली चीज़ तो यहाँ पर हम जो है एडसॉर्प्शन में देखेंगे कि सरफेस एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो है एडसॉर्प्शन प्रोसेस होगा। तो पहला फैक्टर यहाँ पर है सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा
एडसॉर्प्शन प्रोसेस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद जो ध्यान रखिए कि हीट ऑफ एडसॉर्प्शन जो ये दूसरा एक फैक्टर है। तो ड्यूरिंग एडसॉर्प्शन देयर इज़ ऑलवेज अ डिक्रीज इन रेसिडुअल फोर्सेस ऑफ द सरफेस। यहाँ पर जब एडसॉर्प्शन होगा तो जो रेसिडुअल फोर्सेस जो सरफेस की है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज़ द डिक्रीज़ इन द सरफेस एनर्जी विच अपीयर्स एज हीट। तो सरफेस एनर्जी जो है जो हीट के तौर पर अपीयर हो रही है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि एडसॉर्प्शन देयरफॉर इज़ इनवेरिएबली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है आप दे सकते हो कि ये जो है जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ पर जो है एंथैल्पी क्या होगी, आपको निगेटिव टर्म में मिलेगी। एंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोसेस और एंथैल्पी चेंज ऑफ द फिनोमेना जो है ये निगेटिव होगी। दैट मीन्स हीट इज़ इवॉल्व। तो ये प्रोसेस जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो व्हेन गैस इज एडसॉर्ब द फ्रीडम ऑफ द मोमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड। आप गैस को फ्री रखिए, उसके मॉलिक्यूल जो है कंटिन्यूसली जो है रैंडम मोशन में आपको मिलेंगे, लेकिन वही गैस मॉलिक्यूल जब किसी सरफेस पर आकर जो है एडसॉर्ब हो जाएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे, तो उनकी मोमेंट की जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगी, इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड। तो इस वजह से क्या होगा, दिस अमाउंट्स टू डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द गैसेस आफ्टर एडसॉर्प्शन, दैट इज डेल्टा एस इज निगेटिव। तो यहाँ पर जो है एंथैल्पी चेंज होगी, क्या होगी, इट विल बी डिक्रीज। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए ये आपको वैल्यू मिलेगी निगेटिव। तो एंथैल्पी चेंज जिसको हम डेल्टा एस कहेंगे ये डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स इट्स वैल्यू इज निगेटिव। तो एडसॉर्प्शन इज thus accompanied by the decrease in the enthalpy as well as decrease in the entropy change of the system। तो यहाँ पर जो है एंट्रोपी चेंज भी जो है क्या हो रही है, कम हो रही है, और एंथैल्पी चेंज भी जो है यहाँ पे जो है कम हो रही है, निगेटिव वैल्यू है। और इसी तरह से एंट्रोपी चेंज भी जो है डिक्रीज हो रही है, इसकी भी वैल्यू जो आपको मिलेगी निगेटिव। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो फॉर अ प्रोसेस टू बी अ स्पॉन्टेनियस, अगर इस प्रोसेस को आप स्पॉन्टेनियस कंसिडर करते हो, दैट मीन्स इट विल ऑकर ऑन इट्स ओन। अगर ये खुद ब खुद हो रहा है, अगर इसको आप स्पॉन्टेनियस कंसिडर करते हो, तो द थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट्स इज दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इसकी जो गिब्स एनर्जी होगी डेल्टा जी, ये भी जो है क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी निगेटिव। तो एंट्रोपी चेंज भी निगेटिव होनी चाहिए, जैसे कि एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, ये सब के सब जो है निगेटिव होगी। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव, दैट इज़ देयर इज़ अ डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे पास जो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारे पास जो है गिब्स एनर्जी की जो है इक्वेशन है, जिसमें हम इसको जो है एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज के साथ जो है कोरिलेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा जे कैन बी निगेटिव इफ़ डेल्टा एच हैज़ सफिशिएंटली हाई निगेटिव वैल्यू एज टी डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू जो है हाई निगेटिव होनी चाहिए, जबकि टी डेल्टा एस की वैल्यू जो है ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसमें जो है ध्यान रखिए, 10 in an adsorption which is spontaneous, a combination of these two factors makes delta G negative. As the adsorption proceeds, delta H becomes less and less negative and ultimately delta H becomes equal to delta T delta S। तो यहाँ पर जो इसको निगेटिव करते 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 है ना, लेस एंड लेस निगेटिव होते होते ये जो है T डेल्टा S के बराबर हो जाए, तो वहाँ पर जो है डेल्टा जी जो है क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो डेल्टा जी जब ज़ीरो हो जाएगा तो एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम इज़ अटेंड। तो यहाँ पर जब डेल्टा जी ज़ीरो हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम जो है क्या हो जाएगा, अटेंड होगा, और इस तरह से डेल्टा जी की वैल्यू आपको मिलेगी ज़ीरो। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन क्या क्या है, कौन कौन से टाइप के जो है एडसॉर्प्शन प्रोसेस होते हैं। तो ये बात जो है ध्यान से सुनिए, ये सरफेस ऑफ एडसॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्प्शन पर जो है ये एडसॉर्प्शन डिपेंड करता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है, यहाँ पर ध्यान रखिए
डेल्टा एच की वैल्यू आपको मिलेगी निगेटिव। इसी तरह से डेल्टा एस की वैल्यू मिलेगी निगेटिव, और डेल्टा जी अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप कंसिडर करते हो तो ये निगेटिव होनी चाहिए। लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है, डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू इतनी कम होती जाए कि वो टी डेल्टा एस के बराबर हो जाए, तो उस वक्त डेल्टा जी की वैल्यू आपको मिलेगी 0, और उस वक्त जो है इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, यानी कि अब नो फर्दर एडसॉर्प्शन विल टेक प्लेस। एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है अटेंड हो जाएगी। तो देखते हैं चलिए टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। ध्यान रखिए कि पहला सरफेस फिनोमेना हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन। तो यहाँ देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स होगी। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। तो यहाँ पर हम जो है ध्यान रखेंगे गैसेस ऑन सॉलिड जो है कंसिडर कर रहे हैं। सॉलिड की सरफेस पर हम जो है गैसेस को जो है एडसॉर्ब कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है 2 टाइप्स होती हैं। इन accumulation of the gas on the surface of the solid, if the accumulation of the gases on the surface of a solid occurs on account of weak van der Waals forces, then the adsorption is termed as physical adsorption or physisorption। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो है 2 टाइप है। अगर पहली टाइप हम देखें, वन डर वाल्स फोर्सेस के बेसिस पर अगर ये एडसॉर्प्शन हो रहा है तो हम इसको नाम देंगे फिजिकल एडसॉर्प्शन, या इसको दूसरा नाम आप दोगे फिजिसॉर्प्शन। ध्यान रखिए, सॉलिड सरफेस पर अगर गैसेस एडसॉर्ब होती है और एडसॉर्प्शन की वजह van der Waals फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन बनती है, तो हम उस एडसॉर्प्शन को नाम दे रहे हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। एंड व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड्स, द एडसॉर्प्शन इज टर्म एज केमिकल एडसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर ये एडसॉर्प्शन किसी केमिकल बॉन्ड्स की वजह से हो रहा है तो हम इस एडसॉर्प्शन को नाम देंगे केमिकल एडसॉर्प्शन, या फिर इसको आप दूसरा नाम दीजिए केमिसॉर्प्शन। तो ये बात जो है ध्यान रखिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन, अगर वो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन van der Waals फोर्सेस है तो उस एडसॉर्प्शन को हम नाम देंगे फिजिकल एडसॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन। और वो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन अगर केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में है तो उस एडसॉर्प्शन को हम नाम देंगे केमिकल एडसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। तो द केमिकल बॉन्ड्स मे बी कोवैलेंट और आयोनिक इन नेचर। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, ये केमिकल बॉन्ड्स कोवैलेंट भी हो सकते हैं और ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है आयोनिक भी हो सकते हैं। तो बोथ पॉसिबिलिटी विल बी देयर फॉर द केमिसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। तो केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स a high energy of activation and is therefore often referred to as एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए हम इसको जो है एक नाम और दे सकते हैं एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन। हम इस एडसॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन भी कह सकते हैं। एंड समटाइम्स these two processes occur simultaneously and it is not easy to ascertain the type of adsorption। फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, तो यहाँ पर हम जो है सही जज नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से टाइप का एडसॉर्प्शन है। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर मे पास इनटू केमिसॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज। अगर कोई फिजिकल एडसॉर्प्शन आपको मिलता है तो वो केमिकल लो टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर जब आप करोगे तो वो फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है केमिकल एडसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए, एग्जांपल डाइहाइड्रोजन इज़ फर्स्ट एडसॉर्ब्ड ऑन निकेल बाय van der Waals फोर्सेस। तो डाइहाइड्रोजन है H2, इसको आप जो है निकेल की सरफेस पर जो है एडसॉर्ब कीजिए। तो ये पहले जो है van der Waals फोर्सेस की वजह से जो है निकेल मेटल की जो है सरफेस पर जो है एडसॉर्ब होगी, लेकिन जैसे जैसे जो है आप यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम
विच आर हेल्ड ऑन द सरफेस बाय केमिसॉर्प्शन। तो ये मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होगा तो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा और वो निकेल की सरफेस पर क्या होगा, केमिकल बॉन्ड के ज़रिए से जो है एसोसिएट होगा और इस तरह से दिस फिजिसॉर्प्शन इज कन्वर्टेड इनटू केमिसॉर्प्शन। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन विल बी डिस्क्राइब। तो यहाँ पर जो है आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है दोनों टाइप के एडसॉर्प्शन को जो है बहुत आसानी के साथ जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हम जो है डिसाइड करेंगे, उन पॉइंट्स की बेसिस पर हम केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन को जो है आसानी के साथ जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन। तो पहला यहाँ पे हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स जो है डिसाइड करेंगे, उन पॉइंट्स की बेसिस पर हम जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को जो है स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो है डिस्क्राइब करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, दैट इज लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, ये पहला पॉइंट है जिसमें हम फिजिसॉर्प्शन को जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो अ गिवन सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रीफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर गैस एज द वांडर वाल फोर्सेस आर यूनिवर्सल। क्योंकि फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर जो है वांडर वाल फोर्सेस यहाँ पर जो एप्लीकेबल होती है, ये ऑपरेटिंग होती है। तो वांडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ये यूनिवर्सल होती है। तो इसके अंदर जो है कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती है कि ये सॉलिड जो है इसी गैस को जो है एडसॉर्ब करेगा या इस सरफेस के ऊपर वही गैस एडसॉर्ब होगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। किसी भी सरफेस पर कोई सी भी गैस आकर जो है एडसॉर्ब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है एडसॉर्प्शन के लिए जो कॉन्टेक्ट का जो फीचर है वो वांडर वाल फोर्सेस है, एंड वांडर वाल फोर्सेस आर यूनिवर्सल। ये किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ या किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ वांडर वाल फोर्सेस ये स्पेसिफिक नहीं होती है, ये किसी के भी साथ जो है वांडर वाल फोर्सेस जो है इसमें आप जो है देख सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिसॉर्प्शन में सबसे पहली कंडीशन जो होगी लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी ये पर्टिकुलर किसी सॉलिड और गैस के लिए जो फिक्स नहीं होती है, कहीं पर भी किसी के साथ भी जो है आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद जो है नेचर ऑफ एडसॉर्बेट, सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, दैट इज नेचर ऑफ एडसॉर्बेट। जो सब्सटेंस है किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर आकर एडसॉर्ब होने जा रहा है उसके नेचर पर। तो द अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब बाय अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। तो यहाँ पर जो है सॉलिड सरफेस पर कितना अमाउंट जो है गैस का जो है एडसॉर्ब होने जा रहा है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। तो ध्यान रखिए, इन जनरल इजीली लिक्विफिएबल गैसेस दैट इज विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर्स, ध्यान रखिए, इजीली लिक्विफिएबल गैसेस जिसको हम कहेंगे हायर टीसी फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इजीली लिक्विफिएबल गैसेस, जिस टेम्परेचर पर गैसेस जो है लिक्विफाई होती है उसको हम जो है क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। तो इजीली लिक्विफेबल गैसेस का जो है जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। तो हाइयर क्रिटिकल टेम्परेचर्स वाली जो गैसेस है दे आर रेडिली एडसॉर्ब्ड एज द वांडर वाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन द क्रिटिकल टेम्परेचर्स। तो नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि जो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाइयर होता है तो वो गैसेस के अंदर जो है वांडर वाल फोर्सेस जो है बहुत आसानी से होता है। और ध्यान रखिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर्स पर ये जो है वांडर वाल फोर्सेस जो है ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। तो नियर क्रिटिकल टेम्परेचर द वांडर वाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, तो वो गैसेस जो है बहुत आसानी के साथ सॉलिड सरफेस पर जो है क्या होगी, एडसॉर्ब होगी। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एडसॉर्ब्स मोर सल्फर डाइऑक्साइड देन मीथेन। तो यहाँ पर जो है 1 ग्राम चारकोल अगर आप लेते हो 1 ग्राम चारकोल, तो ये मोर नंबर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जो है एडसॉर्ब करेगा कंपेयर टू मीथेन। तो वजह क्या होगी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 630 केल्विन है। यहाँ पर जो है टीसी की वैल्यू आपको मिलेगी 630 केल्विन।
TC मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 630 केल्विन है, जबकि मीथेन का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 190 केल्विन है। तो इसका TC आपको मिलेगा 190 केल्विन। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है ये मीथेन के कंपैरिजन में ज़्यादा इजीली जो है 1 ग्राम चारकोल पर जो है मोर अमाउंट्स में जो है क्या होगी, एडसॉर्ब होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप बहुत आसानी के साथ ये चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो है डिपेंड करता है, जिसको आप नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट या सिंपली आप यहाँ पर जो है गैस कह सकते हो। उसके बाद जो है थर्ड जो फैक्टर इसका है दैट इज़ द रिवर्सिबल नेचर। तो यहाँ पर हम जो इसका थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखेंगे, रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल नेचर, जो फिज़िकल एडसॉर्प्शन होता है, फिजिसॉर्प्शन जो होता है ये रिवर्सिबल होता है। तो फिज़िकल एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय अ सॉलिड इज़ जनरली रिवर्सिबल। तो यहाँ पर आप जो है सॉलिड प्लस गैस लिखिए, सॉलिड प्लस गैस। तो यहाँ पर जो क्या होगा, आपको जो है एक एडसॉर्प्शन मिलेगा, सॉलिड गैस एडसॉर्प्शन प्लस हीट। यहाँ पर जो है एनर्जी जो है रिलीज़ हो रही है। तो गैस सॉलिड या सॉलिड गैस, यहाँ पर आप जो है गैस सॉलिड लिख सकते हो। दैट मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स आर एडसॉर्ब ऑन द सॉलिड। तो गैस सॉलिड एडसॉर्प्शन प्लस हीट, तो ये जो है रिवर्सिबल होता है, जिसको हम यहाँ पर डबल हेडेड एरो से जो है इंडिकेट करेंगे। तो मोर ऑफ द गैस इज एडसॉर्ब व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस। गैस का वॉल्यूम जो डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा। तो मोर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जो है सरफेस ऑफ द सॉलिड पर एडसॉर्ब होंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से हम इसको जो है आसानी के साथ जो समझ सकते हैं। एंड द गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। आप जो है प्रेशर डिक्रीज कर दीजिए तो गैस वहाँ से जो है रिमूव हो जाएगी। दैट मीन्स डिसॉर्प्शन प्रोसेस हो जाएगा। सिंस द एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, द फिजिकल एडसॉर्प्शन ऑकर्स रेडिली एट लो टेम्परेचर। तो ये बात जो है ध्यान रखना है, यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है। दैट मीन्स ये प्रोसेस जो है एक्सोथर्मिक है, इसलिए फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है हमेशा लो टेम्परेचर पर होगा एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो है आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट। जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज़ सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट। जैसे कि मैंने बताया कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है एडसॉर्प्शन प्रोसेस होगा। तो द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट। दस फाइनली डिवाइडेड मेटल्स एंड पोरस सब्सटेंसेस हैविंग लार्ज सरफेस एरिया आर गुड एडसॉर्बेंट। तो आप यहाँ पर जो है फाइनली डिवाइडेड पाउडर मेटल सरफेस लीजिए या फिर जो है पोरस मटेरियल आप अगर यूज़ करते हो तो इनके सरफेस एरिया जो है लार्ज होता है, तो यहाँ पर एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो है इंक्रीज होगा। और लास्ट जो पॉइंट हम इसमें स्टडी करेंगे दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। फिफ्थ पॉइंट जो हम लेंगे दैट इज़ एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि नो डाउट द फिजिकल एडसॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बट इट्स एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज़ क्वाइट लो। इसकी एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन जो है बहुत कम होती है, दैट इज़ अबाउट 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल। 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल ये जो है बहुत लो होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है लेकिन इसकी एंथैल्पी जो है कम होती है, जो कि 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। दिस इज़ बिकॉज the attraction between the gas molecules and the solid surface is only due to van der Waals forces। तो यहाँ पर जो है van der Waals forces की वजह से यहाँ पर जो है अट्रैक्शन होता है। इस वजह से ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होता है इसकी एंथैल्पी जो है कम होती है। तो 20 to 40 किलो जूल्स यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगी। उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। चलिए इसी पॉइंट के बेसिस पर हम जो इसको डिस्क्राइब करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिसॉर्प्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी हमने फिजिसॉर्प्शन में स्टडी किया था, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। ये जो होता है हाई स्पेसिफिसिटी इसकी आपको मिलेगी,
हाई स्पेसिफिसिटी, फिजिकल एडसॉर्प्शन के अंदर आपको कोई स्पेसिफिक इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन केमिकल एडसॉर्प्शन के अंदर आपको हाई स्पेसिफिसिटी मिलेगी। इसकी वजह क्या है कि केमिसॉर्प्शन इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड इट विल ओनली ऑकर इफ़ देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द एडसॉर्बेंट एंड द एडसॉर्बेट। दोनों आपस में पर्टिकुलर केमिकल बॉन्डिंग बनाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट या आयोनिक दोनों में से किसी भी नेचर का हो सकता है। तो केमिकल एडसॉर्प्शन उसी वक्त होगा जब एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट के बीच में कोई ना कोई केमिकल बॉन्ड जो है फॉर्म होगा। तो ये जो है सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। कहीं भी किसी भी सरफेस पर कोई सी भी गैस आप जो है नहीं लगा सकते हो, किसी भी गैस का एडसॉर्प्शन नहीं कर सकते हो जब तक कि उनके बीच में कोई पर्टिकुलर केमिकल बॉन्डिंग ना हो जाए। तो इसको हम जो है हाई स्पेसिफिसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर जो है एग्जांपल हम बताएंगे कि ऑक्सीजन इज़ एडसॉर्ब ऑन द मेटल्स बाय वर्चू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो है मेटल सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन और मेटल के बीच में जो है आपको एक केमिकल बॉन्ड मिलेगा। तो ये सिंपली मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन आपको जो है मिलता है। तो ये जो है हाईली स्पेसिफिक हुआ। तो ये मेटल का ऑक्साइड जो है फॉर्म होता है। इसी तरह से यहाँ पर जो है आप देखोगे कि हाइड्रोजन इज़ एब्सॉर्ब बाय द ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई भी एक ट्रांजिशन मेटल है तो उसका जो है हाइड्राइड जो है बनता है। तो मेटल और हाइड्रोजन के बीच में एक पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से ये जो है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। दूसरा, यहाँ पर हमने जो है डिस्कस किया था रिवर्सिबल नेचर। तो ध्यान रखिए जो केमिकल एडसॉर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। तो इरिवर्सिबिलिटी, अ केमिसॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन। आप देख रहे हो यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पर मेटल का हाइड्राइड बन रहा है, तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड बन गया। तो जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया तो ये दोबारा से जो है ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसलिए हम इसको जो है इरिवर्सिबल नेचर का कह रहे हैं। तो इट इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल इन नेचर एंड केमिसॉर्प्शन इज़ ऑलवेज ऑकर एट लो टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसकी हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, इस वजह से ये लो टेम्परेचर पर जो है ऑकर होता है। लाइक मोस्ट केमिकल चेंजेस एडसॉर्प्शन ऑफन इंक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे तो ये एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो है इंक्रीज़ होगा, केमिसॉर्प्शन प्रोसेस इंक्रीज़ होगा। तो फिजिसॉर्प्शन ऑफ अ गैस एडसॉर्ब एट लो टेम्परेचर मे चेंज इनटू केमिसॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर पर जो है आप इसको केमिसॉर्प्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जो लो टेम्परेचर पर कोई फिजिसॉर्प्शन हो रहा है तो हाई टेम्परेचर पर वो केमिसॉर्प्शन में जो है चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ आप जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए। तो यूजुअली हाई प्रेशर इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर केमिसॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो है आपको हाई प्रेशर भी जो है लगने वाला है। उसके बाद आप देखिए सरफेस एरिया, एडसॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया है, तो लाइक फिजिकल एडसॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट। तो सरफेस एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट के ऊपर से ये जो है इंक्रीज़ होगा। उसके बाद आप देखिए एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन हम जो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो है एंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शन इज़ हाई, दैट इज़ अबाउट 80 to 240। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा 80 to 240 किलो जूल्स पर मोल, ये जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन जो केमिसॉर्प्शन के अंदर होगी वो आपको जो है ज़्यादा मिलेगी एंड दैट विल रेंज फ्रॉम 80 to 240 किलो जूल्स पर मोल एंड इट इन्वॉल्व्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहाँ पर जो है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब देखिए कि आपकी बुक में एक है टेबल नंबर 5.1, टेबल नंबर 5.1 ये आपकी बुक में दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर देखिए कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिसॉर्प्शन दिया हुआ है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उसकी जो स्टडी कीजिए आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। दोनों पॉइंट्स को कॉलम बनाकर सामने सामने लिखा हुआ है तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आपके सामने आ जाएंगे कि फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। तो आप जो अपनी बुक से जो उसकी स्टडी कीजिए तो वहाँ से आपको जो है उनके बीच का जो डिफरेंस मिल जाएगा। टोटल 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सब के सब पॉइंट जो है आप अच्छी तरह से जो है समझ कर देखिए तो आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बीच का डिफरेंस क्या है और किस तरह से आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलिए आते हम नेक्स्ट टॉपिक पर और वो है
एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ध्यान रखिए एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हम जो किसको कहेंगे, तो द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब बाय द एडसॉर्बेंट with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve termed as adsorption isotherm। फिर से सुनिए, the variation in the amount of gas adsorbed by the adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of a curve that is termed as adsorption isotherm। एक कर्व हम जो है बनाएंगे प्रेशर के ऊपर से, और उसके अंदर जो कितना अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट जो है उसको एडसॉर्ब कर रहा है, उसके बेसिस पर जो है एक कर्व मिलेगी, उस कर्व को हम जो है एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कहेंगे। तो इसको हम नाम देते हैं फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। साइंटिस्ट का नेम है फ्रेंडलिच इन 1909 में इसने जो है क्या प्लॉट किया, ध्यान से, गिव एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एडसॉर्ब बाय द यूनिट मास ऑफ द सॉलिड एडसॉर्बेंट एंड प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उस रिलेशनशिप को एक इक्वेशन से जो है शो किया है, और वो इक्वेशन है x/m। दैट इक्वेशन इज x/m इज इक्वल टू Kp⁻1/n। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, x इज द मास ऑफ द गैस एडसॉर्ब्ड ऑन मास m ऑफ द एडसॉर्बेंट। तो ध्यान रखिए x जो है मास ऑफ द एडसॉर्बेट है, गैस जिसको हम एडसॉर्बेट कह रहे हैं गैस का मास है, और m जो है ये एडसॉर्बेंट जो सॉलिड सरफेस पे हम इसको जो है एडसॉर्ब कर रहे हैं, तो उसका जो है ये मास है। तो x/m दैट मीन्स मास ऑफ अ गैस ऑन यूनिट मास ऑफ द सॉलिड, तो x/m ये हो गया। उसका k, p और n ये तीनों जो है कांस्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द एडसॉर्बेंट एंड द गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो द रिलेशनशिप इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कर्व where mass of the adsorbent per gram of the adsorbent is plotted against the pressure। तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, x/m को जो है प्रेशर के अगेंस्ट जो है प्लॉट करते हैं। तो देखिए आपको एक जो है सिंपल जो है ग्राफ मिलेगी, यहाँ पर आप जो है प्रेशर ले लीजिए x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर जो है आप x/m लीजिए। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो है ये अलग अलग जो है कर्व आपको मिलेगी। एक लो टेम्परेचर पर जो है इसकी कर्व आपको मिलेगी इस तरह से, एंड से फॉर एग्जांपल ये 195 केल्विन पर आपको दी गई, बुक के अंदर आपके जो है ये प्लॉट दिया हुआ है। दूसरी कर्व जो है 244 पर है, तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगी, एडसॉर्प्शन जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये एडसॉर्प्शन जो है यहाँ पर जो है गैस का जो है कम होगा, और इसी तरह से आप जो है फाइनली 273 लीजिए, 273 केल्विन पर जो ये एडसॉर्प्शन जो है सबसे कम होगा। तो ध्यान रखिए कि द कर्व्स इंडिकेट दैट एट अ फिक्स्ड प्रेशर देयर इज़ अ डिक्रीज इन फिजिकल एडसॉर्प्शन विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो फिजिकल एडसॉर्प्शन की ये कर्व है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो आप देख रहे हो 195 केल्विन सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर ये तीनों में है, तो इसके अंदर जो है आपको सबसे हाईएस्ट एडसॉर्प्शन मिल रहा है। फिर टेम्परेचर बढ़ाने से ये कम हो गया, और बढ़ाने से ये एडसॉर्प्शन जो है और कम हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है ये फिजिकल एडसॉर्प्शन जो है कंसिडर करते हो। एंड दीज कर्व्स ऑलवेज सीम टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर जो है सैचुरेशन पर आ जाएगा, तो वो चीज़ आपको जो है ऑटोमेटिकली समझ में आती है। अब इस जो इक्वेशन के जो है दोनों साइड में जो है आप लॉगरिथम जो है लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x/m इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको जो है लॉग लेते हैं, तो लॉग ऑफ k प्लस 1/m log of p।
तो इस तरह से आप यहाँ पर जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये log ऑफ x अपॉन m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1 अपॉन n log ऑफ p, क्योंकि ये 1 अपॉन n जो है ये p के पावर एक्सपोनेंट में है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो 1 अपॉन n हो जाएगा और log पर जो है p जाएगा। तो द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कैन बी वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग log ऑफ x अपॉन m ऑन y एक्सिस एंड log ऑफ p ऑन x एक्सिस। तो यहाँ पर आप जो है एक ग्राफ और बनाइए। यहाँ पर जो है आप लीजिए log ऑफ x अपॉन m और यहाँ पर आप ले लीजिए log ऑफ p। तो x एक्सिस पर आप जो है log ऑफ p लीजिए और y एक्सिस पर log ऑफ x अपॉन m लीजिए। तो आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ मिलेगी। तो इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर जो है आप इसको बहुत आसानी के साथ जो है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को जो है कंफर्म कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इसका जो स्लोप होगा, जो स्लोप की वैल्यू है वो आपको देगा 1 अपॉन n। स्लोप जो है आपको मिलेगा 1 अपॉन n। उसके बाद जो है आप इसको इंटरसेप्ट कीजिए y एक्सिस पर। तो ये इंटरसेप्ट जो मिलेगा जब आप इसको y एक्सिस पर एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा log ऑफ k की वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन जो है कर्व आपको मिलती है जो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को जो है क्या करती है, वेरीफाई करती है, इसको प्रूव करती है। तो फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ एडसॉर्प्शन इन एन अप्रॉक्सिमेट मैनर एंड द फैक्टर 1 अपॉन n कैन हैव द वैल्यूज़ बिटवीन 0 एंड 1। तो ये जो फैक्टर 1 अपॉन n है ये 0 से 1 के बीच में जो है इसकी वैल्यू होगी। तो जनरली जो है ये 0.1 to 0.5 होती है। 1 अपॉन n की वैल्यू आपको जनरली 0.1 to 0.5 मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है इसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो इक्वेशन आपको मिलती है log ऑफ x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log ऑफ p। तो दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर। कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर पर जो ये इक्वेशन आपको जो बिल्कुल सही जो है वैल्यूज़ देगी और सही जो रिजल्ट्स आपको जो है प्रोवाइड करेगी। तो वह अगर 1 अपॉन n की वैल्यू 0 है, ध्यान रखिए, यहाँ पे हम कहते हैं इफ़ 1 अपॉन n इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, x अपॉन m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x अपॉन m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 1 अपॉन n की वैल्यू अगर 0 होती है तो x अपॉन m की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट बनेगी एंड द एडसॉर्प्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। तो एडसॉर्प्शन जो है ये प्रेशर के इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिखते हैं x अपॉन m इज इक्वल टू के पी रेस टू 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन n की वैल्यू 0 होगी तो p टू द पावर 0 ये ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखिए बचता है सिर्फ k। तो x अपॉन m इज इक्वल टू k, दैट इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो है प्रेशर के इंडिपेंडेंट यहाँ पर जो है ये हो जाए, क्योंकि प्रेशर टर्म यहाँ पर ख़त्म ही हो जा रही है, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि जो एडसॉर्प्शन का प्रोसेस होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम लेते हैं 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1, अगर आप इसको 1 कंसिडर करते हो यूनिटी, तो x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी। तो यहाँ पर क्या होगा कि द एडसॉर्प्शन वेरीज डायरेक्टली विथ प्रेशर। आप थोड़ी देर के लिए k की वैल्यू हटा दीजिए तो आपको मिलेगा x अपॉन m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ पर जो है आप प्रेशर के वेरिएबल्स पर जो है इसकी वैल्यू जो है एडसॉर्प्शन की ऑब्जर्व करोगे। तो बोथ द conditions are supported by experimental results and the experimental isotherm always seem to approach saturation at high pressure and this cannot be explained by friendly adsorption isotherm and thus it fails at high pressure। तो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो है ये हाई प्रेशर पर जो फेल होता है, इसलिए जनरली वर्किंग प्रेशर पर जो है लो यानी जो कॉमन प्रेशर्स होते हैं उस पर जो है आप फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को जो आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखते हैं एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज जो है आपको कहाँ मिलता है, एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। तो सॉलिड्स कैन एडसॉर्ब द सॉल्यूट्स
फ्रॉम सॉल्यूशंस आल्सो, सॉल्यूशन के अंदर से भी आप जो है सॉलिड्स का जो है एडसॉर्प्शन प्रोसेस ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे अभी हमने सॉलिड और गैस देखा, तो यहाँ पर अब हम सॉलिड और लिक्विड का जो है एडसॉर्प्शन जो है देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन विथ चारकोल, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन आप जब वाटर में बना के उसको चारकोल के साथ मिक्स करके उसको शेक कीजिए, तो क्या होगा, अ पार्ट ऑफ द एसिड इज एब्सॉर्ब बाय द चारकोल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस। तो सॉल्यूशन के अंदर जो है एसिटिक एसिड जो होगा वो चारकोल की सरफेस पर जो एब्सॉर्ब होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, इन द सॉल्यूशन सिमिलरली द लिटमस सॉल्यूशन इज शेकन विथ चारकोल बिकम्स कलरलेस, क्योंकि वहाँ पर जो है वो लिटमस का जो कलर होता है, जो कलर पार्टिकल होते हैं वो चारकोल के ऊपर एब्सॉर्ब हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो द प्रेसिपिटेट ऑफ MgOH2 अटेन्स द कलर व्हेन प्रेसिपिटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेसॉन रिएजेंट, जब मैग्नेसॉन रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर आप जो है प्रेसिपिटेशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का करोगे, तो ये क्या करेगा, ब्लू कलर जो है अटेन करेगा जब ये प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि इसकी सरफेस पर वो कलर आकर जो है एब्सॉर्ब होगा। तो इस तरह से कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो सॉल्यूशन फेज़ के अंदर जो है आप देख सकते हो। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, द एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ध्यान रखिए, जब आप सॉल्यूशन फेज के अंदर जो है एब्सॉर्प्शन कंसिडर करते हो, तो एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एब्सॉर्प्शन जो है डिक्रीज होगा। सेकंड, द एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट। एकदम खुली बात है कि एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया अगर आप इंक्रीज करोगे तो एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो है इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट होगा, द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो है सॉल्यूशन के अंदर जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इसके ऊपर जो है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है डिपेंड करता है। और लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है, द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड द एडसॉर्बेंट। दोनों के नेचर पर जो है ये एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन जो डिपेंड करता है जब हम सॉल्यूशन फेज में इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन इज़ नॉट नोन। यहाँ पर जो है एग्जैक्ट मैकेनिज़्म, जिसको हम प्रिसाइज मैकेनिज़्म कहेंगे, ये नॉट नोन है, हमको नहीं मालूम है, पता नहीं है। लेकिन फ्रेंडलिच इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द एडसॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन विद अ डिफरेंस दैट इंस्टेड ऑफ अ प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन इनटू अकाउंट। तो यहाँ पर जो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने लिखा था x/m इज इक्वल टू k इंटू p⁻⁴n। तो ये गैसेस के लिए हमने जो है प्रेशर कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्यूशन फेज़ अगर लेते हैं तो प्रेशर की जगह पर आप सिर्फ क्या कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए। तो सॉल्यूशन फेज़ के लिए ये फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म हो जाएगी x/m इज इक्वल टू k इंटू c⁻⁴n, वेयर c इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम लेते हैं, तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, दोनों साइड अगर आप लॉग लेते हो तो ये हो जाएगा log ऑफ x/m इज इक्वल टू log ऑफ p प्लस 1/n log ऑफ c। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप इस फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को मॉडिफाई कर सकते हो। तब यहाँ पर जो है log ऑफ x/m को आप जो है log ऑफ c के अगेंस्ट जब प्लॉट करते हो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है विच शोज़ द वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पर जो है इस ग्राफ को भी आप लोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को जो है क्या करती है, वेरीफाई करती है और उसको जो है कंफर्म करती है। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी से आप जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर जो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दिस कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय टेकिंग सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशंस आर एडेड टू द इक्वल अमाउंट्स ऑफ द चारकोल इन डिफरेंट फ्लास्क। तो यहाँ पर जो है आप इस इक्वेशन को जो है एक्सपेरिमेंटली जो है आप बहुत आसानी के साथ वेरीफाई कर सकते हो। एंड द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज डिटरमाइंड इन ईच फ्लास्क आफ्टर एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन के बाद जो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हर फ्लास्क के अंदर आप जो है बहुत आसानी के साथ जो है डिसाइड कर सकते हो। तो द डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन गिव द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ x आपको जो मिल जाएगी।
इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के बीच का जो डिफरेंस होगा उससे आपको जो है वैल्यू ऑफ एक्स मिलेगी कि कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है वो एडसॉर्बेंट की सरफेस पर जाकर एडसॉर्ब हुआ है। तो ये एक्स की वैल्यू आप वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हो। तो यूजिंग दिस इक्वेशन वैलिडिटी ऑफ फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म कैन बी इस्टेब्लिश। तो इस इक्वेशन की वजह से आप फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्म को जो है वैलिड कर सकते हो। अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन जो है क्या क्या हो सकते हैं। तो लेट अस सी एप्लीकेशंस ऑफ एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन के जो एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, हमारी डेली लाइफ में क्या क्या कहाँ पर जो है काम करता है। तो द फिनोमेना ऑफ एडसॉर्प्शन फाइंड्स अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, पहला एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। देखते हैं कि हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने में एडसॉर्प्शन जो है कहाँ काम करता है। तो द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एडसॉर्ब बाय द चारकोल फ्रॉम अ वेसल एवाक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम। आप वैक्यूम पंप के ज़रिए से कोई वेसल को एवाक्यूएट करते हो तो एयर के जो ट्रेसेस वहाँ पर बचे हुए हैं तो उसको आप जो है यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल के ज़रिए से उसको जो है निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हाई वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो है अप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन है गैस मास्क में। तो सेकंड जो एप्लीकेशन होगा दैट इज़ अ गैस मास्क। जो कोल माइंस में जो काम करते हैं तो गैस मास्क दैट इज़ अ डिवाइस which consists of activated charcoal or mixture of adsorbents is usually used for breathing in coal mines to absorb the poisonous gases। coal mines जो कोयले की खदान होती है, कोयले की जो कान होती है वहाँ पर जो है पॉइजनस गैसेस निकलती है, उन गैसेस को एडसॉर्ब करने के लिए जो है गैस मास्क यूज़ करते हैं जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। तो वो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, पॉइजनस गैसेस को क्या करता है, एडसॉर्ब करता है और फ्रेश एयर जो है हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है थर्ड कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम जो है यहाँ पर एडसॉर्प्शन प्रोसेस किस तरह से यूज़ करेंगे। सिलिका एंड एल्यूमिना जेल्स आर यूज्ड एज द एडसॉर्बेंट फॉर रिमूविंग द मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमिडिटी। तो सिलिका और एल्यूमिना जेल जो यहाँ पर ये क्या करते हैं, वाटर वेपर्स को या वाटर पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पर एडसॉर्ब करते हैं और इस तरह से ह्यूमिडिटी वहाँ पर जो है कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस के अंदर जो कलरिंग मैटर्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम एडसॉर्प्शन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो एनिमल चारकोल रिमूव्स द कलर्स ऑफ द सॉल्यूशंस बाय एडसॉर्बिंग कलर्ड इम्प्यूरिटीज़। तो ये सिंपल बिल्कुल है प्रोसेस है। उसके बाद हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, फिफ्थ जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज़ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। देखते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के अंदर जो क्या होता है कि एडसॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सॉलिड सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो देयर आर मेनी गैसियस रिएक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस इन्वॉल्विंग सॉलिड कैटालिसिस। तो यहाँ पर जो बहुत सारी इंडस्ट्रियल रिएक्शंस होती है जो सॉलिड कैटालिसिस के बेसिस पर जो होती है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया यूजिंग आयरन एज अ कैटलिस्ट। तो अमोनिया के अंदर जो है हम आयरन कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह से मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रेसेस एंड यूज़ ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स आर द एक्सलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट फेजेस में होते हैं तो इसको हम हेट्रोजीनियस कहेंगे। और इसके अंदर जो है कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर सिंपली जो है एडसॉर्प्शन प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट होगा दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस।
तो इनर्ट गैसेस जो है ये चारकोल के ऊपर जो है एब्सॉर्ब होती है बहुत आसानी के साथ। तो इनर्ट गैसेस को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ द गैसेस बाय चारकोल, a mixture of noble gases can be separated by adsorption on coconut charcoal at different temperatures। जो कोकोनट का चारकोल बनता है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर जो है आप नोबल गैसेस को जो है एक दूसरे से सेपरेट करते हो, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है, डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है नोबल गैसेस का डिफरेंट होता है। उसके बाद जो है क्योरिंग ऑफ डिसीज़, बहुत सारी बीमारियों के इलाज में जो है हम यहाँ पर जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस लेते हैं। अ नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज टू किल द जर्म्स बाय गेटिंग एड्सॉर्ब ऑन देम। जो जर्म्स होते हैं वो वहाँ पर जो है उसके ऊपर जो है कुछ ड्रग जो है जाकर एड्सॉर्ब होती है और इस तरह से उसकी वजह से उनकी एक्टिविटी जो है ख़त्म हो जाती है या वो जर्म्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज टू किल द जर्म्स बाय गेटिंग एड्सॉर्ब्ड ऑन देम। तो जर्म्स के ऊपर जाकर ये ड्रग्स जो है एड्सॉर्ब हो जाएगी और उनको जो है मार देगी। तो इस तरह से बहुत सारी डिसीज़ेज़ को हम क्योर कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर जो मेटलर्जी का एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रोसेस है जिसको हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहेंगे। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो इसके अंदर भी जो है एड्सॉर्प्शन का जो है एक फिनोमेना होता है। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि अ लो ग्रेड सल्फाइड ओर is concentrated by separating it from silica and other earthy matter by this method using pine oil and frothing agent। तो यहाँ पर जो है पाइन ऑयल और फ्रॉथिंग एजेंट मिलाकर हम जो है सल्फाइड ओर को जो है कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो है हम आगे जो है इसके बाद वाला जो चैप्टर आएगा जिसके अंदर मेटलर्जी के प्रोसेसेस एक्सप्लेन किए गए हैं, वहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से ओर के पार्टिकल जो है ये एड्सॉर्ब होते हैं और किस तरह से जो है सेपरेट होते हैं। उस प्रोसेस को हम जो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहेंगे। अगले चैप्टर में हम इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद देखिए एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर। तो surfaces of certain precipitate such as silver halides have the property of absorbing some dyes like eosine, fluorescein, etc. and thereby producing the characteristic color at the end point। तो जो सिल्वर के हाइलाइट्स होते हैं ये अपनी सरफेस पर जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस को एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। तो कुछ जो है कलर्ड जो डाइज होती है जैसे कि ईओसिन है, फ्लोरेसिन है, तो इसके जैसे एंड पॉइंट पर जो है एक पर्टिकुलर कलर मिलता है जिसकी वजह से हम जो है रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं और वहाँ से जो है आसानी के साथ जो है एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर में भी यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो प्रोसेस होता है वो एड्सॉर्प्शन का होता है। बहुत सारे जो इंडिकेटर की जो डाइज होती है वो जो है प्रेसिपिटेट की सरफेस पर जाकर जो एब्सॉर्ब होता है और एक पर्टिकुलर कलर मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट जो होगा दैट इज़ द क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द फेनोमेना ऑफ एब्सॉर्प्शन फाइंड्स अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन एनालिटिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स। तो इस तरह से ये टोटल 10 एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एब्सॉर्प्शन, जिसमें पहला है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, सेकंड गैस मास्क, थर्ड कंट्रोल ऑफ द ह्यूमिडिटी, फोर्थ जो है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशंस, फिफ्थ जो है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। उसके बाद जो है सिक्स्थ जो है सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, सेवन्थ जो है इन डिसीज़ क्योरिंग, फिर 8 जो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, 9 जो है एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर और 10th जो एप्लीकेशन होगा वो है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। तो इस तरह से ये जो है पहला टॉपिक जो हमारे चैप्टर का था एड्सॉर्प्शन वो यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कैटालिसिस इसको स्टडी करने वाले हैं। ओके।